नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में और इस बार के चुनाव में क्या समानता है। 2019 में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने बड़े भरोसे के साथ यह दावा किया था कि बीजेपी 200 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं करेगी। और आज विपक्ष के इन्हीं नेताओं ने एक बार फिर यह दावा किया है कि बीजेपी इस बार 200 पार नहीं करेगी। और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि चुनाव के शुरुआती 4 चरणों में ही बीजेपी 270 सीटें जीत चुकी है। आज हम आपको बताएंगे कि सीटों को लेकर विपक्ष की समझ में कहां चूक हो रही है। इसके बाद आपको बताएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, लगातार भाषण भी दे रहे हैं, बयानबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल को लेकर वो बिल्कुल मौन है। केजरीवाल ने महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह का मुद्दा उठाया, लेकिन अपने ही घर में बदसलूकी का शिकार हुई एक महिला सांसद स्वाति मालीवाल का जिक्र करना वो भूल गए। और आखिर में हम उन तमाम लोगों के सामने कुछ आंकड़े पेश करेंगे जो बेरोजगारी को एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश का बताते हैं और कहते हैं कि देश में रोजगार है ही नहीं। इसलिए आज आपको बताएंगे कि रोजगार की यानी नौकरी की सही परिभाषा क्या है और हमारे देश में असल में कितनी नौकरियां पैदा हुई हैं, और अगर इतनी नौकरियां हैं तो फिर ये किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रही। लेकिन सबसे पहले हम आपको उस चुप्पी के बारे में बताना चाहते हैं जो पूरे देश को परेशान कर रही है, पूरे देश को हैरान कर रही है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को सुबह 9:31 पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके पीए विभव कुमार ने दुर्व्यवहार किया था और आरोप है कि इस दौरान उनके साथ मारपीट भी हुई है। लेकिन इस घटना को अब लगभग 60 घंटे बीत चुके हैं और इस मामले में ना तो स्वाति मालीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, ना उन्होंने कोई शिकायत दर्ज कराई है और ना ही अरविंद केजरीवाल ने इस घटना पर अभी तक अपना मुंह खोला है। अरविंद केजरीवाल पंजाब और हरियाणा में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का नाम लेकर लोगों से वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे देश की महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण किया था और लोग ऐसे नेता की पार्टी को कैसे वोट दे सकते हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जैसी जो पार्टी है वो बृजभूषण शरण सिंह की पार्टी है और ऐसे लोगों को कैसे वोट दिया जा सकता है, ऐसी पार्टी को आप कैसे वोट दे सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस घटना पर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि उन्हीं के अपने घर पर उनके पीए ने इस देश की एक राज्यसभा सांसद के साथ बदतमीजी कैसे की और उनके साथ दुर्व्यवहार कैसे किया। हमारी पहलवान बेटियों के साथ इन्होंने कितनी बदतमीजी करी, देखा आप लोगों ने, घसीट घसीट के। और जिस आदमी ने हमारी बेटियों के साथ बदतमीजी करी, जिसने उनके सम्मान पे हाथ डाला, उसके बेटे को टिकट दे दी इन्होंने। तो एक तरह से सारे हरियाणा के लोगों को ये अंगूठा दिखा रहे हैं, जो करना है कर लो, इस बार करके दिखा देना इनको। जिन लोगों ने हमारी पहलवान बेटियों की इज्जत पे हाथ डाली, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? इस बार बटन दबा के उनको ऐसा सबक सिखाना दोबारा हमारी बेटियों की तरफ उंगली ना उठाने। स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल की ये चुप्पी पूरे देश को बहुत परेशान कर रही है, हैरान भी कर रही है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो घटना है ये किसी दूर दराज के इलाके की नहीं है, बल्कि ये घटना भारत की राजधानी दिल्ली की है। ये घटना दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर हुई है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल इस घटना पर पूरी तरह खामोश हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहते थे कि वो पूरी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे ताकि एक भी अंधेरी सड़क ना बचे, एक भी अंधेरा कोना ना बचे। लेकिन इस घटना पर उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है और वो ये नहीं बता रहे कि उनके घर पर सीसीटीवी कैमरा था या नहीं और यह घटना आखिर उनके घर पर कैसे हुई। मुख्यमंत्री आवास है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा तो जरूर लगा होगा।
आज हम अरविंद केजरीवाल से कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने घर के सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो सार्वजनिक करनी चाहिए, या फिर दिल्ली पुलिस को उनके घर जाकर सीसीटीवी की फुटेज उनसे ले लेनी चाहिए। ये एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश की महिलाओं को हताश करेगा और यहां गलती दोनों तरफ से हो रही है। अरविंद केजरीवाल जरूर पूरी कोशिश करेंगे अपने आप को बचाने की। अगर इसके पीछे कोई विवाद है तो वह विवाद देश के लोगों तक ना पहुंचे, क्योंकि देखिए इस समय चुनाव का समय चल रहा है। ऐसे में कोई भी विवाद अगर ऐसा आता है तो वो अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि ये विवाद दबा रहे, कम से कम कुछ हफ्तों के लिए, कम से कम जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक ये विवाद किसी के सामने ना आए, सच्चाई सामने ना आ जाए। ये उनकी पूरी कोशिश होगी। लेकिन स्वाति मालीवाल यहां पर महिलाओं की प्रतिनिधि भी हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए। वो महिला आयोग में काम कर चुकी हैं, वो राज्यसभा की सांसद हैं और महिलाओं पर जब भी अत्याचार होता है वो हमेशा आवाज उठाती है। उन्होंने, आपको याद होगा, एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था जब उन्होंने ये कोशिश की थी कि वो एक सड़क पर खड़ी हो गई थी और वो लोगों को ये बताना चाहती थी कि जब वो सड़क पर खड़ी हैं तो आती जाती गाड़ियों में जो लोग हैं रात में वो कैसे महिलाओं को परेशान करते हैं। उन्होंने खुद ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया था। लेकिन आज जब वो खुद इसकी शिकार हो रही हैं तब वो बिल्कुल चुपचाप बैठी हैं। स्वाति मालीवाल की चुप्पी भी लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि वो 9 वर्षों तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही, अब भी देश की राज्यसभा की सांसद हैं, लेकिन उन्होंने अब तक इस मामले में अपना मुंह नहीं खोला और अभी तक शिकायत दर्ज नहीं कराई। और ऐसे में जब इस तरह की महिला नेता, महिला सांसद, बड़े बड़े पदों पर बैठने वाली महिलाएं, राजनीति में इतने बड़े ओहदे पर आने वाली महिलाएं जब अपने ही ऊपर इस तरह का अत्याचार होता है और उसे छुपा देती हैं, उस पर बात नहीं करती, चुप्पी साध लेती हैं, तो वो तमाम लाखों करोड़ों महिलाएं जो इन महिला नेताओं की तरफ देखती हैं, इन्हें अपना प्रतिनिधि मानती हैं, सोचती हैं कि ये उन्हें बचाएंगी, वो सब निराश हो जाती हैं। क्योंकि स्वाति मालीवाल अगर आज अपने आप को नहीं बचा पा रही तो एक राज्यसभा सांसद होने के नाते वो देश की महिलाओं के लिए क्या आवाज उठाएंगी, या उन्होंने महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते इतने वर्ष फिर महिलाओं के लिए क्या किया होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल व्यवस्था पर भी है। हमारे देश में कैसी व्यवस्था है, राजनीतिक पार्टियां कैसे चलती हैं, बंद कमरों के अंदर क्या होता है, चार दीवारों के बीच क्या होता है, बहुत सारी बातें हमें पता नहीं चलती। ये उस मिस्ट्री की तरफ इशारा करती है। और आज इस घटना के 50 घंटे के बाद संजय सिंह और दिल्ली महिला आयोग की सदस्य वंदना स्वाति मालीवाल के घर पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन स्वाति मालीवाल ने इस घटना के बाद भी, इस बैठक के बाद भी अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है और अभी तक किसी को नहीं पता कि ये जो घटना है इसके पीछे सच्ची कहानी क्या है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और इस घटना को हमें पूरे देश में जोर शोर से उठाना चाहिए, क्योंकि ये घटना नाइंसाफी की तरफ इशारा करती है। ये घटना एक महिला को दबाने की तरफ इशारा करती है और ये बताती है कि बड़े बड़े जो शक्तिशाली लोग हैं वो कैसे किसी भी महिला को चुप रहने पर मजबूर कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस मामले में स्वाति मालीवाल ने आवाज उठाने की कोशिश नहीं की थी। शुरुआत में उन्होंने कोशिश की थी, वो इस घटना के बाद पुलिस स्टेशन भी गई थी, उससे पहले उन्होंने दिल्ली पुलिस को फोन भी किया था, लेकिन किसी ने बाद में शायद उनका मुंह बंद करा दिया और इसलिए इस मामले की बहुत ही गहनता से जांच होनी चाहिए। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी है, यहां पर अदालतें हैं, यहां पर महिला आयोग है, यहां पर पुलिस है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। दिल्ली पुलिस भी ये काम कर सकती है, हमारे देश में अदालतें भी ये काम कर सकती हैं और ये सारे के सारे शक्तिशाली लोग सब दिल्ली में बैठते हैं। आज उन्हें इस घटना का संज्ञान लेकर इसकी जांच करवानी चाहिए। और हम तो आज भी ये कहेंगे कि स्वाति मालीवाल से मिलने की कोशिश करनी चाहिए और पता करने की कोशिश होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उन्होंने अपने आप को अपने घर में बंद कर लिया है। अरविंद केजरीवाल जी से भी आज हम ये कहना चाहेंगे कि उनकी छवि इस घटना के बाद खराब हो रही है।
ये चुनाव का समय है, इस समय उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए और देश के लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से उन्हें आकर इस घटना पर बयान देना चाहिए। देश के लोग, देश की करोड़ों महिलाएं उनकी तरफ देख रही हैं। अब हम आपको आज एक नया शब्द बताएंगे और वो है 400 पार वर्सेस 200 पार। देखिए आपकी स्क्रीन पर भी है 400 पार वर्सेस 200 पार, यानी 400 पार होगा या 200 पार होगा। लोकसभा चुनावों की 378 यानी लगभग 70% सीटों पर मतदान के बाद बीजेपी के नेता 400 पार का नारा लगा रहे हैं और उसी नारे पर वो कायम है, जबकि विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि बीजेपी इस बार 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वो शर्त लगा सकते हैं कि इस बार बीजेपी 200 सीटें भी जीत नहीं पाएगी। राहुल गांधी ने कहा है कि वो लिख कर दे सकते हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार बीजेपी 140 सीटें जीतने के लिए भी तरस जाएगी और हर सीट पर उसे 2.5 लाख वोटों से करारी हार मिलेगी। ममता बनर्जी का कहना है कि इस बार बीजेपी 195 सीटों पर सिमट जाएगी, जबकि विपक्ष का इंडिया गठबंधन 295 सीटें जीतकर 4 जून को अपनी सरकार बनाएगा। और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि इस बार बीजेपी 220 से 230 सीटों पर सिमट जाएगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये वो दावे के साथ कह रहे हैं। पहले आप इन सब के ये बयान और अपने अपने आंकड़े, अपने अपने कैलकुलेशन सुन लीजिए। देखिए सारे बड़े नेता हैं, कैलकुलेशन लेकिन सबका अलग है। खड़गे जी कह रहे हैं 200 सीटों को पार नहीं करेंगे, राहुल गांधी एक अलग सीट दे रहे हैं, ममता बनर्जी का आंकड़ा अलग आ रहा है और बाकी लोगों का, केजरीवाल का आंकड़ा अलग आ रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं 220-230 सीटें तो बीजेपी जीत लेगी, ममता बनर्जी कह रही है कि 195, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं 140 के ऊपर नहीं जाएंगे। तो सबका कैलकुलेशन अलग अलग है, लेकिन सभी ये कह रहे हैं, मान रहे हैं कि बीजेपी हार रही है। मैं शर्त लगाता हूं अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते, 200 पार नहीं कर सकते। हमारे गठबंधन को, बीजेपी को सत्ता में आने के लिए, रोकने के लिए जितने नंबर होना उससे ज्यादा नंबर हमारे पास आएंगे। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक सीट नहीं मिलने वाली है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धस गया है। तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम भारतीय जनता पार्टी का हो गया। হাওয়া বদল মানে কি? হাওয়া বদল মানে 420 গ্যারান্টি বদল হচ্ছে। কেউ ভয়ে বলতে পারছে, কেউ পারছে না। এখনো পর্যন্ত যা মোটামুটি এসছে 4th পেজ হয়ে গেছে, তাতে 195 থেকে 200-র মধ্যে বিজেপি বড় জোর হলে থাকতে পারে, আর ইন্ডিয়া জোট পাবে 295 থেকে 315। असल में यहां सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आपने देखा सारे के सारे विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि 200 सीटों से नीचे नीचे बीजेपी इस बार रह जाएगी। और आप भी ये सोचते होंगे कि हाँ, शायद ऐसा लगता है जब इतने सारे नेता एक साथ इस बात कह रहे हैं तो जरूर हो सकता है बीजेपी हार रही हो। क्या बीजेपी हार रही है? अब देखिए, हमारे विपक्ष के नेता मेहनत पूरे 5 साल करते नहीं हैं और क्या क्या कमियां हैं उनकी रणनीति की, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और जो उनका जो गणित है वो कितना सटीक होता है
उसका एक उदाहरण मैं आगे बढ़ने से पहले आपको देना चाहता हूं। और उदाहरण के लिए मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर जाऊंगा। वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग भूल गए होंगे। अब याद कीजिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बिल्कुल यही माहौल था चुनाव से पहले, और विपक्ष के नेता कहते थे कि मोदी तो इस बार गए, बीजेपी इस बार गई और बीजेपी इस बार सरकार नहीं बना रही है, बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं आज आपको याद दिलाता हूं। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान और उससे पहले इन्हीं राहुल गांधी ने कहा था कि उनके इंटरनल सर्वे में यह पता चला है कि बीजेपी 2019 का लोकसभा चुनाव गारंटी के साथ हार रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा था कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को हारने से कोई नहीं बचा सकता। अखिलेश यादव ने तब कहा था कि 2019 में देश में गठबंधन की सरकार बनेगी और बीजेपी का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। ममता बनर्जी ने भी कहा था कि बीजेपी मुकाबले में है ही नहीं और वो देश से इस बार साफ हो जाएगी। और अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि बीजेपी को 2019 में पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा और बीजेपी की सरकार को लोग संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए इस बार हरा देंगे। लेकिन इन सारे विपक्षी नेताओं के ये दावे बिल्कुल गलत साबित हुए थे और बीजेपी को वर्ष 2014 से भी बड़ा जनमत मिला था और तब बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। इसलिए अब आप इन सारे विपक्षी नेताओं के पिछली बार के लोकसभा चुनाव के दौरान के ये बयान सुनिए और यकीन मानिए ये सारे बयान सुनकर आज आपको हंसी भी आने वाली है, आपको बड़ा मजा आने वाला है और आप इस बात पर भी हैरान होंगे कि हमारे देश के नेता कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं और बाद में कोई वापस जाकर उनसे ये नहीं पूछता कि आपने जो बयान दिया था, आपने जो आंकड़े दिए थे, आपने जो गारंटी दी थी, आपने जो अपना इंटरनल सर्वे बताया था, उसका क्या हुआ और आपके सारे आंकड़े गलत कैसे निकले। कोई उसके बाद सवाल नहीं करता। इसलिए आज हम आपको 5 साल पहले फ्लैशबैक में ले जाते हैं और जरा देखिए इन्हीं नेताओं ने 5 साल पहले क्या कहा था। क्लियर कट फीलिंग है कि नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं, ये काफी क्लियर है। हमारा इंटरनल असेसमेंट और जनरल जो हमारी पोलिंग हो रही है वो काफी क्लियरली बता रही है कि बीजेपी चुनाव हार रही है। आज जो परिस्थिति केंद्र सरकार के अंदर है, इन चुनावों के अंदर ऐसा नजर आता है कि किसी की भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला। ये गठबंधन, ये मिलावट का गठबंधन नहीं है, ये महापरिवर्तन का गठबंधन है और देश में एक नई सरकार देने का गठबंधन है। नई सरकार देने का गठबंधन और नया प्रधानमंत्री बनाने का ये गठबंधन है। बीजेपी पूरा हारेगा, ये हमारे पास कोई चुनौती नहीं है, चुनौती तो उसका है। तो जो बीजेपी के समर्थक हैं उन्हें यह बयान देखने के बाद बड़ा संतोष मिलेगा, जो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आ जाए, और जो लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की विपक्ष की सरकार आ जाए वो ये बयान देखकर बड़े मायूस होंगे, क्योंकि आज उन्हें यह पता चलेगा कि ये नेता तो शुरू से यही बात कहते आ रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी गणित, किसी की भी कैलकुलेशन सही नहीं निकली और ये हर बार चुनाव में यही कहते हैं। तो अब आप ये देखिए कि सीटों को लेकर विपक्ष के इन बड़े बड़े नेताओं की समझ में कहां पर चूक होती है, और इस विश्लेषण को आज आप 4 बातों से समझ सकते हैं। पहली बात, हर चुनाव से पहले विपक्ष के नेता अचानक से प्रधानमंत्री मोदी की हार को लेकर सुपर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, बहुत ही विश्वास के साथ कहते हैं और अपने चुनावी भाषणों से और सोशल मीडिया पर खबर फैलाकर यह माहौल बना देते हैं कि बीजेपी हार रही है, जबकि इन दावों का जमीनी सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं होता और यह बयान सिर्फ सोशल मीडिया पर माहौल बनाने के लिए दिए जाते हैं। और वर्ष 2019 में भी विपक्षी दलों ने ऐसा ही किया था। उन्होंने सारी मेहनत सोशल मीडिया पर लगा दी, यूट्यूब पर लगा दी, और उनका जो आईटी सेल था वो उनके कार्यकर्ताओं से ज्यादा काम कर रहा था। कार्यकर्ता नहीं काम कर रहे थे, नेता काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ आईटी सेल काम कर रहा था माहौल बनाने के लिए, लेकिन उस माहौल का जमीनी सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। दूसरा, विपक्षी दल चुनावों से पहले तो जमीन पर उतरकर कोई मेहनत करते नहीं,
लेकिन चुनाव में वो अपना सारा जोर सोशल मीडिया और अपने आईटी सेल पर लगा देते हैं। और जब इस गलत रणनीति की वजह से चुनाव में उनकी हार होती है तो बाद में वो इसके लिए ईवीएम को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि बीजेपी तो हार ही रही थी, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी से नतीजे बदल गए। तो ये सारे जो नेता हैं जब ये चुनाव हार जाते हैं, तो पिछली बार भी इस बार भी आप देखिएगा ये सारे नेता यही कहने वाले हैं अगर ये हारे कि ये तो ईवीएम में सेटिंग हो गई, वरना मोदी तो हारने ही वाले थे। लेकिन सबसे बड़ा जो लूप होल है वो ये है कि ये विपक्ष के नेता पूरे 5 साल मेहनत नहीं करते। बीजेपी में और इनमें अंतर यह है कि बीजेपी चुनाव जीतने के अगले दिन से ही अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगती है। चुनाव जीतते ही उनकी अगले दिन रैली शुरू हो जाती है, अगले दिन दूसरा रोड शो शुरू हो जाता है और वो चुनाव में एक इलेक्शन के बहुत बड़े इंजन की तरह, एक मशीन की तरह काम करती है बिना थके। वो आराम करने के लिए जाते नहीं कहीं। और यही वजह है कि बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री मोदी 5 साल तक लगातार मेहनत करते हैं, चाहे चुनाव हो या ना हो। और ये सारे जो नेता हैं ये 5 साल मेहनत नहीं करते और चुनावों से कुछ महीने पहले ये बाहर निकलते हैं और फिर माहौल बनाते हैं। तीसरा, विपक्ष जब बीजेपी की हार का माहौल बनाने में लगा है तब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मेहनत को पहले से कई गुना बढ़ा दिया है और अब वो ज्यादा से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं। हर रोज 2 से ज्यादा, औसतन कम से कम 2 टीवी इंटरव्यूज दे रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के पास अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और वोटर्स के लिए एक टारगेट है, यानी उन्होंने एक लक्ष्य अपना तय करके रखा है कि हमें इतनी सीटें जीतनी है। अब आज हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी हर रोज रैलियां तो कर ही रहे हैं, रोड शो कर ही रहे हैं, लेकिन हर रोज इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कोई ऐसा अखबार नहीं, कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं जिस पर उन्होंने अपना इंटरव्यू ना दिया हो, लगातार। लेकिन आज हम ये पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी को कौन रोक रहा है इंटरव्यू देने के लिए? चाहे तो राहुल गांधी भी दिन रात इंटरव्यू दे सकते हैं और मीडिया में छाए रह सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी आजकल छाए हुए हैं। आप टीवी खोलिए, सारे दिन वही नजर आते हैं। इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वो हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। उनका जो एक्सपोजर लेवल है वो बहुत ज्यादा है। तो आज हम विपक्ष के नेताओं को ये कहना चाहेंगे, अब तो थोड़े से दिन ही बचे हैं, लेकिन वो भी प्रधानमंत्री मोदी से सीखें, ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यूज दें, मीडिया से बात करें, पत्रकारों को अपने साथ ले जाएं, रोड शोज करें, यानी मेहनत करें और मेहनत करते हुए दिखाई दें। क्योंकि अकेले सोशल मीडिया से और मीडिया के जरिए वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को 370 सीटों का लक्ष्य दिया और एनडीए के सहयोगी दलों को 400 पार का लक्ष्य दिया। इसीलिए उन्होंने नारा दिया अब की बार 400 पार। और इस लक्ष्य के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं और उनके पास पार्टी की जीत के लिए एक निर्धारित लक्ष्य है। लेकिन जब विपक्षी पार्टियां, लेकिन जब आप कांग्रेस और विपक्षी दलों को देखें तो विपक्ष के पास इन चुनावों में अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए कोई लक्ष्य था ही नहीं और अब भी नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को क्या लक्ष्य दिया है? क्या कांग्रेस ने कुछ लक्ष्य दिया है कि पिछली बार हमने 52 सीटें जीती थी तो इस बार हमें 100 जीतनी है, 150 जीतनी है? क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य कितनी सीट जीतने का है? क्या आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन का पूरा लक्ष्य कितनी सीट जीतने का है? एनडीए का तो हमें पता है, वो कहते हैं 400 पार करेंगे, एक लक्ष्य है। करेंगे या नहीं करेंगे हम नहीं जानते, लेकिन इंडिया गठबंधन का क्या लक्ष्य है? क्या उन्होंने अपना कोई लक्ष्य रखा है कि 200 पार करेंगे, 250 करेंगे, 270 पार करेंगे, 300 पार करेंगे? कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है। तो कार्यकर्ता किस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करे? जब छोटी से छोटी कंपनी भी आज एक लक्ष्य लेकर चलती है, छोटे से छोटा दुकानदार भी अपना एक लक्ष्य लेकर चलता है कि मुझे अपना व्यापार इतना करना है, अपना मुनाफा इतना करना है। आप भी अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य लेकर जरूर चलते होंगे कि इस साल के अंत तक मुझे यह काम करना है। तब कांग्रेस और विपक्ष के बाकी दल बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी आंकड़े के इन चुनावों में लड़ रहे हैं और इन विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को यह तक नहीं पता कि उनकी पार्टी या उनका गठबंधन इन चुनावों में आखिर कितनी सीटें जीतना चाहता है। जब लक्ष्य पता चले तो फिर रणनीति भी बनाए, लेकिन लक्ष्य ही नहीं पता तो रणनीति कैसे बनाएंगे? इसीलिए आपने देखा होगा पूरा जो कैलकुलेशन है इस बार चुनाव में वो ये है कि बीजेपी कितनी सीट जीत रही है। बाहर भी, बाजार में, सड़कों पर
चाय की दुकान पर आप जाएंगे, लोग यही बात करते हैं, बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं, इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं। अब देखिए, बीजेपी अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है और आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 4 चरणों के मतदान में ही बीजेपी 379 में से 270 सीटें जीत चुकी है और उसे बहुमत मिल चुका है और एनडीए अब आने वाले 3 चरणों में 400 पार की तरफ बढ़ रहा है। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। अमित शाह के मुताबिक अगर 4 चरणों की 379 सीटों में से बीजेपी 270 सीट जीत चुकी है तो उसे 370 के लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आने वाले चरणों में 100 और सीटें जीतनी होंगी, यानी उनके लक्ष्य में अब 100 सीटों का फर्क रह गया है। अब देखिए, अभी 3 चरण बाकी हैं और इन 3 चरणों में 164 सीटों पर चुनाव होगा और पिछली बार बीजेपी ने इन 164 में से 97 सीटें जीती थी। अगर बीजेपी इस बार भी अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने में कामयाब रहती है और पहले 4 चरणों में 270 सीटें जीतती है और फिर वो 370 तो नहीं लेकिन 367 सीटों के आंकड़े पर पहुंच जाएगी, अगर वो अगले 3 चरणों में भी उतनी ही सीटें जीत ले जितनी की उसने पिछली बार जीती थी, यानी 97। तो अगर हम मान लें कि अमित शाह जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो 4 चरणों में उन्होंने जीते 270 सीटें और अगले 3 चरणों में अगर उन्होंने 97 सीटें जीत ली जो कि उन्होंने पिछली बार जीती थी, तो इस प्रदर्शन के हिसाब से बीजेपी के 367 सीटें हो जाती हैं, अगर ये कैलकुलेशन अगर आप देखें। इसी तरह आने वाले 3 चरणों में अगर बीजेपी को 10% सीटों का नुकसान होता है तब भी वो 357 सीटों पर जीत सकती है, क्योंकि 10% सीटों का नुकसान होने पर वो 97 की जगह 87 सीटों पर जीत पाएगी। अगर हम बुरी से बुरी स्थिति में भी ये मान लें कि बीजेपी को आने वाले 3 चरणों में 50% सीटों का नुकसान हो जाए और उनकी आधी सीटें कम हो जाएं, तब भी बीजेपी बाकी के 164 में से 49 सीटें जीत पाएगी और 49 सीटें जीतकर वो 319 के आंकड़े पर पहुंच सकती है, जो पिछली बार से 303 के आंकड़े से ज्यादा है। तो यानी इस कैलकुलेशन में भी बीजेपी 319 पर पहुंच रही है और यही बात आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही है। उन्होंने कहा कि अब के चुनाव में विपक्ष बहुत पीछे छूट गया है और उसकी हार निश्चित है। कांग्रेस के आगे घुटने टेकने वाली नकली शिवसेना को सजा देने का मंत्र पूरे महाराष्ट्र ने बना लिया है और 4 चरण के जो चुनाव हुए हैं, इन चारों चरण में इनको चारों तरफ से चित्त कर दिया है जनता ने। हमारे नेताओं के बयानों पर आपको कितना भरोसा करना चाहिए, उसका एक और उदाहरण हम आपको दिखाना चाहते हैं। अब आप ये देखिए कि वर्ष 2022 में जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सादे कागज पर अपने हस्ताक्षर के साथ ये लिखकर दिया कि गुजरात में बीजेपी हार रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। पहले आप उनका ये बयान सुन लीजिए और फिर देखिए। कई लोग कहते हैं कि राजनीति के अंदर मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है। 2014 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो मैंने एक पत्रकार को लिख के दिया था कि कांग्रेस की इस बार 0 सीट आएंगी। किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट आई थी। पंजाब के चुनाव में मैंने कई सारी भविष्यवाणियां की थी। मैंने कहा था नवजोत सिंह सिद्धू हारेंगे, चन्नी साहब दोनों सीटों से हारेंगे, बादल साहब का पूरा परिवार हारेगा। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं।
गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। तो केजरीवाल जी लिख कर दे रहे थे कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और बीजेपी हार जाएगी, लेकिन बीजेपी को 182 में से 156 सीटें मिली, जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर चुनाव जीती और बाकी की ज्यादातर सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। और ये आप देख लीजिए, केजरीवाल जी ने अपने हाथ से लिख कर दिया था। देखिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और नीचे अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर हैं। तो जब भी आप अरविंद केजरीवाल का कोई ऐसा राजनीतिक बयान सुने या उनकी भविष्यवाणी सुने आगे से, तो इस स्क्रीन पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसकी एक फोटो खींच लीजिए। अभी आप चाहें तो आप इसकी फोटो खींच सकते हैं, और जब भी केजरीवाल जी बताएं कि उनकी अगली सरकार बनने वाली है, तो इस चिट को आप याद कर लीजिएगा, इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। अब आपको आज का एक दूसरा नया शब्द बताते हैं। पहले तो हमने आपको बताया 400 पार वर्सेस 200 पार, अब दूसरा है 5 किलोग्राम वर्सेस 10 किलोग्राम। अब आप कहेंगे 5 किलो और 10 किलो का क्या मामला है? आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की एक संयुक्त रैली हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वादा किया कि चुनाव जीतने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलोग्राम नहीं बल्कि 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज देगी। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे हैं ना। हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी, हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे। और ये गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करे हैं, अब कर्नाटक में हम किए और तेलंगाना में हमने किया, हम तो स्टेटों में किए। खड़गे साहब के इस बयान से सिर्फ कुछ दिन पहले, पिछले महीने की 27 तारीख को प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह कहा था कि क्या इस देश के लोगों का भविष्य ये 5 किलोग्राम मुफ्त का राशन है, और अगर ये हमारे देश का भविष्य है तो उन्हें इस पर बहुत दुख होता है। अब उनका बयान सुन लीजिए। आज परिस्थितियां ये हैं कि बच्चों को आप शिक्षित कर रहे हैं और आपकी सरकार आपको कह रही है कि लोग 5 किलो राशन में खुश हो जाओ, यही तुम्हारा भविष्य है। क्या इस 5 किलो राशन से आपके बच्चों का भविष्य बनेगा? क्या वो अपने पैरों पे कभी खड़े हो सकेंगे? तो ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे आपस में शायद या तो बात नहीं करते या ये रणनीति नहीं बनाते कि उन्हें एक जैसे बयान देने चाहिए। थोड़े दिन पहले ही प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कुछ और बात, और आज खड़गे साहब कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बन गई तो वो 10 किलोग्राम राशन मुफ्त देंगे। जो मोदी सरकार 5 किलो राशन दे रही है उसे बढ़ाकर दुगना कर देंगे, 10 किलो कर देंगे। लेकिन आज सोचने वाली बात यह है कि अगर आपको इतनी बड़ी घोषणा करनी ही थी तो आप इस चुनाव के 4 चरण बीत जाने के बाद, जब 70% चुनाव खत्म हो चुका है, अब कांग्रेस पार्टी यह ऐलान कर रही है कि अगर हम जीते तो 5 से 10 किलो राशन देंगे। यह बात उन्हें पहले कहनी चाहिए थी। चुनाव शुरू होने से भी कुछ हफ्ते पहले यह ऐलान कर देना चाहिए था, तब तो उन्हें कुछ फायदा भी होता। इसलिए चुनाव के 70% चुनाव के खत्म होने के बाद यह घोषणा करना आज कुछ समझ में नहीं आया। एक और बड़ा मुद्दा है, वो है बेरोजगारी का। इसलिए अब हम उन तमाम लोगों के सामने कुछ आंकड़े पेश करेंगे जो बेरोजगारी को इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं। मुद्दा है, लेकिन जो आंकड़े बताए जाते हैं देश के लोगों को और असली आंकड़ों में बड़ा फर्क है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि रोजगार की यानी नौकरी की सही परिभाषा क्या है, और नौकरी की सही परिभाषा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नौकरी कितने लोगों के पास है। भारत के एक थिंक टैंक ने
रोजगार के आंकड़ों पर एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक मोदी सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2014 के से 2024 के बीच यानी 10 साल में कुल मिलाकर 51 करोड़ 40 लाख रोजगार पैदा हुए और हर साल औसतन 5 करोड़ 14 लाख रोजगार पैदा किए गए। हर साल 5 करोड़ 14 लाख और 10 साल में 51 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा हुआ। बहुत सारे लोग रोजगार को सिर्फ एक नौकरी तक सीमित मान लेते हैं। बहुत सारे लोग तो सरकारी नौकरी ही समझते हैं, जबकि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी और प्राइवेट नौकरियों से नहीं होता। नौकरी के अलावा अगर कोई व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी स्वरोजगार से अपनी आय अर्जित करता है और सरकार से लोन लेकर अपना कोई व्यवसाय शुरू करता है, काम करता है, दुकान बनाता है, कोई छोटा बिजनेस शुरू करता है, या हमारे देश में जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, हाईवे, एयरपोर्ट्स, अस्पताल, स्कूल, मकान या शौचालय बन रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसे निर्माण कार्यों में काम करके पैसा कमाता है तो यह भी रोजगार माना जाएगा। और रोजगार की यह परिभाषा भारत सरकार ने निर्धारित नहीं की है। दुनिया के 180 से ज्यादा देशों में रोजगार को इसी तरह से समग्र रूप में देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये भारत ने बनाई है ये परिभाषा। और इस हिसाब से यह रिपोर्ट कहती है कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने देश में कुल 51 करोड़ 40 लाख रोजगार पैदा किए, जिनमें 31 करोड़ से ज्यादा स्वरोजगार हैं। 2015 में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत सरकार स्वरोजगार और व्यवसाय करने के लिए लोगों को आसान शर्तों पर लोन देती है और इस लोन की राशि पर ब्याज बहुत ही कम यानी बहुत मामूली होता है। मोदी सरकार ने इस योजना के तहत लोगों को जो लोन दिए उससे वर्ष 2015 से 2024 के बीच कुल मिलाकर 31 करोड़ 61 लाख लोगों को रोजगार मिला है। उदाहरण के लिए पटना की बबीता देवी को मोदी सरकार ने मुद्रा योजना के तहत जो लोन दिया, उसकी मदद से बबीता देवी आज पटना में खुद का एक ब्यूटी पार्लर चला रही हैं और इस ब्यूटी पार्लर में उन्होंने एक और महिला को नौकरी पर रखा हुआ है। इसी तरह पटना में ही विनय कुमार को मोदी सरकार से जो लोन मिला, उसकी मदद से आज वो अपनी खुद की मिठाई की दुकान चला रहे हैं और वहां पर उन्होंने 6 और लोगों को नौकरी दी है। और ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें सरकार से अपना व्यवसाय करने के लिए सरकार से लोन मिला, जिससे इन लोगों को रोजगार मिला और इस रोजगार से ये लोग औरों को भी काम दे रहे हैं। वर्ष 2015 से 2024 के बीच सिर्फ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से देश में 31 करोड़ 61 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में जो घर बन रहे हैं, ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय बने, ऐसी कुल 12 सरकारी योजनाओं से पिछले 10 वर्षों में 19 करोड़ 79 लाख रोजगार पैदा किए गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन के तहत कोई शौचालय अगर बनता है तो उसमें कुल मिलाकर 9 मैन डेज लगते हैं। 9 मैन डेज का मतलब है कि अगर एक शौचालय का निर्माण एक मजदूर करता है तो उसे 9 दिन लगेंगे और अगर 9 मजदूर इस शौचालय का निर्माण करते हैं तो इसे बनाने में 1 दिन लगेगा। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर को बनाने में 160 पर्सन डेज लगते हैं और इस तरह से सरकार की कुल 12 ऐसी योजनाओं से पिछले 10 वर्षों में 19 करोड़ 79 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि यूपीए सरकार में जो क्रेडिट गैप लगभग 90% था, वो मोदी सरकार के 10 वर्षों में 76.8% के स्तर पर आ गया। सरल भाषा में अगर कहें तो पहले जहां 90% लोगों को सरकार, बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों से लोन मिलता ही नहीं था, अब वो संख्या हमारे देश में 76% रह गई है। इससे भी बड़ी बात यह कि अब भारत सरकार लोगों को खुद की नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और उन्हें दुकान और छोटे व्यवसाय करने के लिए लोन दे रही है, जिससे लोग अपना खुद का काम करके पैसा कमा रहे हैं और बाकी लोगों को भी नौकरियां दे रहे हैं। लेकिन हमारे देश की राजनीति ऐसी है कि विपक्षी नेता इस रोजगार को रोजगार मानने के लिए तैयार ही नहीं है और इसीलिए हर भाषण में विपक्ष के नेता कहते हैं कि देश में नौकरियां नहीं है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि भारत सरकार लोगों को नौकरियां नहीं दे रही, जबकि आंकड़े कहते हैं कि रोजगार के मामले में भारत की स्थिति यूपीए सरकार के दौर से आज काफी अच्छी है। यूपीए की सरकार में स्टार्टअप जैसा कोई कल्चर नहीं था, कोई योजना नहीं थी,
लेकिन मोदी सरकार में भारत का स्टार्टअप सेक्टर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। यूपीए सरकार के दौरान वर्ष 2014 में पूरे देश में कुल मिलाकर 350 स्टार्टअप्स थे, 350, जबकि मोदी सरकार में अभी पूरे देश में 1,15,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। खुद सोचिए, जिन लोगों ने ये स्टार्टअप शुरू किए और इनसे जिन लोगों को हमारे देश में नौकरियां मिली, क्या उन्हें आप रोजगार नहीं मानेंगे? इसी तरह यूपीए सरकार के मुकाबले आज हमारे देश में नेशनल हाईवेज का हर दिन 17 किलोमीटर से ज्यादा का निर्माण हो रहा है पहले के मुकाबले, और यूपीए सरकार के मुकाबले आज हमारा देश 400% ज्यादा मोबाइल फोन का भी उत्पादन कर रहा है। 2014 में यूपीए सरकार में भारत 6 करोड़ मोबाइल फोन का उत्पादन करता था। आज भारत हर साल 30 करोड़ मोबाइल फोन्स का उत्पादन कर रहा है। सोचिए, ये इतने सारे मोबाइल फोन्स जो बन रहे हैं, पहले से इतनी ज्यादा सड़कें जो बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, इनमें पहले से ज्यादा लोग काम भी कर रहे होंगे, क्योंकि तभी तो ये निर्माण हो रहा है। जो लोग यहां काम कर रहे हैं, क्या उन्हें रोजगार नहीं माना जाएगा? सच्चाई यह है कि कांग्रेस मनरेगा योजना के तहत दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को रोजगार मानती है। आपको याद होगा, कांग्रेस ने मनरेगा शुरू की थी, और जो मनरेगा के तहत रोजगार मिलता था जिन लोगों को, उन्हें वो नौकरी मानती थी, रोजगार मानती थी। लेकिन इसी तरह की अलग अलग 13 से ज्यादा योजनाओं से जब मोदी सरकार देश में 51 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा करती है, तो कांग्रेस इन्हें रोजगार मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद होगा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो राहुल गांधी खुद एक बार मनरेगा में काम करने वाले लोगों के साथ काम करने के लिए वहां पर पहुंच गए थे, और वो ये दिखाना चाहते थे कि इन लोगों को हमने रोजगार दिया है और मैं भी इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ काम कर रहा हूं। आज हम चाहते हैं कि आप इस पूरे विषय को राजनीति से नहीं, राजनीति की दृष्टि से नहीं, बल्कि आंकड़ों के चश्मे से देखें, और इन आंकड़ों को मैं आपको आज बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। कुछ आंकड़े आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पर, यहां आप देखिए, ये रोजगार में वार्षिक वृद्धि के आंकड़े हैं। 1983 से 1993-94 तक 5 साल में जब राजीव गांधी की सरकार थी, तो देखिए 2.34%। उसके बाद ये और गिरा, 93-94 से 99 तक 1.6%। फिर अगर आप देखें 99 से 2004 और 5, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी यहां, तो ये ऊपर गया लगभग 2.5% पर। फिर ये नीचे गिरा। ये यूपीए का दौर है, देखिए 2004 से 2012 तक सबसे कम नौकरियों में का जो, अगर आप देखें वार्षिक वृद्धि, वो 1% से भी कम आ गई थी, 0.72% जब यूपीए की सरकार थी। फिर देखिए 2011-12 से 2017-18 के बीच ये जंप करके ये और नीचे आई 0.57%, और फिर यहां से ये ऊपर गई, और देखिए, और आज 2022-23 के आंकड़े हमारे पास हैं, 2017 से लेकर 2022 तक, अब ये 3.35% की वार्षिक वृद्धि दर है हमारे देश में। ये नौकरियों की वृद्धि दर आप देख सकते हैं इस चार्ट पर। आपको 1983 से लेकर अब तक का पूरा की पूरा जो सिनेरियो है वो आपको यहां समझ में आ जाएगा। तो आज बड़ी बात यह है कि हमारे देश के लोगों को सबसे पहले यह देखना होगा कि जॉब्स की, यानी नौकरी की सही परिभाषा क्या है। और यह देश जो है 140 करोड़ का देश है। क्या आपको लगता है कि 140 करोड़ के देश में हर युवा को सरकारी नौकरी देना संभव है? क्या आपको ऐसा लगता है? और अगर हर व्यक्ति सिर्फ सरकारी नौकरी का ही इंतजार करता रहेगा तो यह इंतजार बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए ऐसे देश में जहां इतनी ज्यादा आबादी हो और जहां भारत जैसी स्थिति हो, वहां पर स्वरोजगार पर जोर देना बहुत ही आवश्यक है। और लेकिन समस्या यह है कि हमारे देश के जो विपक्षी दल हैं, स्वरोजगार के तहत, यानी जो लोग हमारे देश में बड़ी संख्या में ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको वो नौकरी मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उन्हें जॉब्स की श्रेणी में रखने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए आपको इन आंकड़ों को ध्यान से देखने की आज आवश्यकता है। और अब आखिर में
आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जो भारत की सड़कों पर चल रहे रक्तकाल के बारे में बताती है। और इस घटना को आप ध्यान से देखिएगा। यह घटना देश की राजधानी दिल्ली के पास नोएडा शहर के एक सीएनजी पंप की है। आप में से बहुत सारे लोग सीएनजी पंप्स पर अपनी गाड़ी में सीएनजी डलवाने के लिए जाते होंगे, जहां आपने देखा होगा कि लंबी लंबी लाइन लगती है। और वहां अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाने 22 साल का एक युवक, जिसका नाम है अमन, इसकी फोटो आप देख रहे हैं। अमन जो है 22 साल का एक लड़का सीएनजी भरवाने के लिए गया और उसकी जान सिर्फ इस बात पर चली गई क्योंकि उसने एक दूसरी कार के लाइन तोड़कर उससे पहले सीएनजी भरवाने पर आपत्ति की। इसके बाद लाइन तोड़ने वाली कार में बैठे युवक ने फोन करके अपने 2 और साथियों को या दोस्तों को बुलाया और फिर उन तीनों ने अमन को बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद अमन की मौत हो गई। पुलिस ने हमला करने वाले 3 लोगों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है और तीसरे आरोपी की तलाश इस समय चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है, हमारे देश में देखिए सीएनजी पेट्रोल पंप पर जब आप जाते हैं पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए, वहां पर भी एक लंबी लाइन होती है। लेकिन सीएनजी में जरूरत से ज्यादा आपने देखा होगा बहुत लंबी लाइन होती है। लंबी लाइन का मतलब होता है कि आपको बहुत पेशेंस की आवश्यकता है और आप अगर बहुत देर से लाइन में लगे हुए हैं और कोई लाइन तोड़कर बीच में आ जाए तो लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से में यह घटना हुई है। भारत में सड़कों पर लोगों का क्रोध अब इस कदर बढ़ चुका है कि लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं और ये एक बहुत ही गंभीर बात है। चुनाव चल रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। इस दौरान हम ये नहीं देखते कि हमारे देश में, हमारे समाज में कैसे बदलाव आ रहे हैं, हमारे देश में कैसे हर आदमी इस समय क्रोध में तमतमाया हुआ है। और क्रोध इसलिए है क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा है, हमारे देश में संसाधन इतने कम है, हर जगह लंबी लंबी लाइन है, हर सड़क पर पहले जाने के लिए एक रेस लगी हुई है और हर व्यक्ति पहले निकलना चाहता है। हर व्यक्ति पहले पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ी में भरवाना चाहता है, पहले सीएनजी अपने यहां लेना चाहता है, हर लाइन को तोड़कर वो पहले आगे निकलना चाहता है। अब सोचिए, आप कल्पना कीजिए 140 करोड़ लोग हर रोज अगर आगे निकलने की इस दौड़ के लिए हर रोज अपने घर से निकलते हैं तो फिर उन्हें क्रोध भी आएगा, संघर्ष भी होगा और फिर हर कीमत पर आगे निकलने के लिए इस तरह की घटनाएं भी होंगी। ये एक टाइम बॉम्ब है हमारे देश में जो इतनी बड़ी आबादी में क्रोध के रूप में टिक टिक कर रहा है और इस पर किसी का ध्यान नहीं। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है इसका पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। नमस्कार। भारत की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू उस शख्स के साथ जिसके इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव घूम रहा है। उस शख्स से हर उस बड़े सवाल का जवाब ब्लैक एंड व्हाइट